जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पराग कण की संरचना। यानी मेरे देश के नौजवान, आज का जो विशेष क्लास है, इस क्लास में पराग कण की संरचना देखेंगे। इसके साथ साथ पराग कण बनता कैसे है वो भी देखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पराग कण की संरचना और पराग कण निर्माण की पूरी क्रिया बेहतर सीखना चाहते हैं, शानदार सीखना चाहते हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। मां कसम आपको पूरा सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या करते हैं मेरे देश के नौजवान, शुरू करते हैं। सबसे पहले मुस्कुराते हुए मेरे देश के अच्छे बच्चे हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग क्या होने वाला है, तो मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, पराग कण का निर्माण। पराग कण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पराग कण का निर्माण जल्दी कीजिए मेरे देश के अच्छे बच्चे। आइए समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं पराग कण जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। आपको पिछली क्लास में बताया गया था, हमारे पास जो पराग कोश होता है, पराग कोश में लघु बीजाणु मातृ कोशिका पाई जाती है। कितना बच्चों को याद है? हाथ ऊपर कर दे जल्दी से। लघु बीजाणु मातृ कोशिका कैसे बनता आप सबको पता होगा, कल बताया गया था। यदि ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आप लोगों को लघु बीजाणु मातृ कोशिका के बारे में ज्ञान नहीं है तो बच्चा घबराइएगा नहीं, आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखा गया है, वहां पर लेक्चर नंबर 4 आप देखिएगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पराग कण का निर्माण। निर्माण कैसे होता, तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका आपको बताया गया था, जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, पिछले क्लास में जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, जब इनका अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का। यानी जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, कलर चेंज करते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, क्या करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन किया जाएगा, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन किया जाएगा तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु, वो जो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन, आधा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो लघु बीजाणु का निर्माण होगा। वो भी कितने लघु बीजाणु का? तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के अच्छे बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिमाग न भटकाइएगा वरना टॉपिक भटक जाएगा, फिर आप परेशान रहेंगे, खोजते रहेंगे कहां गया, फिर याद गाना गाएंगे, चला गया चांद मुझे आसमां को छोड़ के, है गाना नहीं गाना। आइए, तो आपको बताया जा रहा है लघु बीजाणु मातृ कोशिका का जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो लघु बीजाणु का निर्माण होगा। कितने लघु बीजाणु का निर्माण होगा? तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। कितने? 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और गजब की बात यह है कि जब 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है तो इसके ऊपर एक परत चढ़ा होता है, एक घेरा पाया जाता है,
एक लेयर पाया जाता है। इस घेरा को, इस परत को हम लोग क्या कहेंगे? तो मेरे देश के अच्छे बच्चे याद रखिएगा, ये जो घेरा होता है इस घेरे को कैलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा। यानी जो 4 लघु बीजाणु बना है, इस चारों लघु बीजाणु, आके बैठ जाइए, यहीं आके बैठिए। जो लघु बीजाणु है, जो लघु बीजाणु बना है, इस लघु बीजाणु के चारों ओर एक घेरा पाया जाएगा, एक परत से ढका होगा जो इसको बाहर भागने नहीं देगा। कहेगा भागोगे कैसे, हम बांध के रखे हैं, भाग नहीं भागने देंगे, तो बांध के रखेगा। उस परत को कहते हैं कैलोज। अब एक बात और याद रख लीजिएगा, जब तक इस घेरे से बाहर ए लघु बीजाणु, जब तक इस घेरे से बाहर ए लघु बीजाणु निकलेगा नहीं, तब तक परागकण का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहले इस घेरे को तोड़ना जरूरी है। जब इस अब कहोगे सजी घेरा जो है इसको तोड़ेंगे कैसे? भाई इतना खतरनाक घेरा बना के रखे हैं तो घेरा टूटेगा कैसे? घेरा बहुत आसानी से टूट जाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो बताते हैं, सुनिएगा। जो लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी के सबसे समीप, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप बता पाएंगे। जो लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी के सबसे नजदीक कौन सा परत पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है। क्यों बच्चों? टेपिटम पाया जाता है ना, बिल्कुल। तो इसके सबसे नजदीक टेपिटम पाया जाएगा। अब जो टेपिटम पाया जाएगा, टेपिटम एक एंजाइम निकालेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा, हिंदी में बोले तो स्रावित करेगा। टेपिटम क्या होगा? टेपिटम होता है टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम क्या करेगा? एक एंजाइम निकालेगा, जिस एंजाइम का नाम होता है कैलेज। देखिएगा ध्यान से, परत चढ़ा है कैलोज की, परत चढ़ा है कैलोज की, और एंजाइम निकल रहा है कैलेज। एंजाइम कौन निकल रहा है? कैलेज। कौन निकाल रहा है? तो बच्चा टेपिटम निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? टेपिटम। यानी जो टेपिटम होगा एक एंजाइम निकालेगा। क्या निकालेगा? एक एंजाइम निकालेगा, जिस एंजाइम का नाम है कैलेज। क्या है? क्या है? बहुत अच्छे। क्या है बच्चों? कैलेज है। तो कैलेज नाम का एंजाइम ए निकालेगा, और जब कैलेज एंजाइम इस परत से टकराएगा तो इस परत को चूर चूर कर देगा, तोड़ के हटा देगा। और जैसे हटाएगा, इसके देखो यहां का प्रोसेस यहां बनाते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो जैसे इससे टकराएगा कैलेज एंजाइम, इस पर पड़ेगा एंजाइम, ये दीवार सब टूट जाएगा। और जब ये दीवार टूट जाएगा बच्चों, जो चारों आपका लघु बीजाणु है, चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। चारों लघु बीजाणु क्या होगा? आजाद हो जाएगा। अब जब चारों लघु बीजाणु आजाद हो जाएगा तो इस अवस्था को कहते हैं मुक्त, इस अवस्था को कहेंगे मुक्त लघु बीजाणु अवस्था, मुक्त लघु बीजाणु अवस्था। और जब लघु बीजाणु मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, तो हर लघु बीजाणु, अच्छा कितने लघु बीजाणु? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लघु बीजाणु हैं। तो एक लघु बीजाणु एक परागकण बनाएगा। एक लघु बीजाणु क्या करेगा? एक परागकण बनाएगा। लो, एक परागकण बन गया, इसको परागकण मानेंगे आप, परागकण। तो एक लघु बीजाणु एक परागकण, दूसरा लघु बीजाणु दूसरा परागकण बनाएगा, तीसरा लघु बीजाणु तीसरा परागकण बनाएगा, चौथा लघु बीजाणु चौथा परागकण बनाएगा। यानी चारों लघु बीजाणु एक एक परागकण बनाएंगे। चारों लघु बीजाणु क्या बनाएंगे? एक एक परागकण बनाएंगे। बोलिए मेरे देश के नौजवान, कितना लोग को परागकण निर्माण समझ में आ गया? ऐसे होता है निर्माण। फिर से बताते हैं, सुन लीजिएगा, फिर एक बार हाथ उठवा के चेक कर दे कितना लोग को आ गया। फिर पहले देख लीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं परागकण का निर्माण। हमारे पास होनी चाहिए लघु बीजाणु मातृकोशिका। जो लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है उसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो
क्या होगा, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। जब 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा तो चारों लघु बीजाणु इस प्रकार होंगे। लेकिन गजब ये होगा, ये चारों ओर से एक परत से ढका होगा जिस परत को कैलोज कहते हैं। अब कैलोज के परत को तोड़ने के लिए टेपिटम क्या करेगा, एंजाइम निकालेगा, एंजाइम स्रावित करेगा, जिस एंजाइम का नाम है कैलेज। अब कैलेज एंजाइम जब इस पे पड़ेगा तो टूट जाएगा, जो कैलोज की परत है कैलेज एंजाइम की सहायता से टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाएंगे। जब चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाएंगे कहेंगे बहारो फूल बरसाओ, अब हम आजाद हो गए हैं। और जब ये आजाद हो जाएगा कहेगा हमार मर्जी, हम कुछ करें, हम आजाद हैं, अब तो हम परागकण बनैबे करेंगे। तो क्या करेगा, ये आजाद होके एक एक लघु बीजाणु एक एक परागकण बनाएगा। तो हर लघु बीजाणु हर परागकण बनाएगा। अब बताइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, और हम आपसे कहें एक लघु बीजाणु एक लघु बीजाणु एक लघु बीजाणु कितना परागकण बना रहा है, तो एक परागकण बना रहा है। कितना बच्चों, एक परागकण बना रहा है। एक लघु बीजाणु कितना परागकण बना रहा है, एक। तो 4 लघु बीजाणु कितना परागकण बनाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं, 4 परागकण बनाएंगे। कितना परागकण, 4 परागकण बनाएंगे। यानी 4 लघु बीजाणु जो है वो कितना परागकण बनाएगा, 4 परागकण बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा और। हम कहें एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, ध्यान दीजिएगा, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने लघु बीजाणु पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। यानी एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने लघु बीजाणु पाए जाते हैं, 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। कितने लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। अब बताइएगा, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने परागकण बनेंगे, 4। क्योंकि एक लघु बीजाणु एक एक परागकण बना रहा है, और एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने पाए जा रहे हैं, लघु बीजाणु 4, और चारों एक एक बना रहे, तो कितना परागकण बनेगा, 4 परागकण बनेगा। कितना बच्चा, 4 परागकण बनेगा। क्या ये बात याद रहेगा, बोलिए। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, जब बता दिया गया तो बन सकता है, माने बन सकता है। ये बाबू इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। गलती से भी नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो फिर जान लीजिए दिक्कत होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एक बार हाथ उठा के बताइए कितना बच्चों को यहां समझ में आ गया, हाथ ऊपर करे। सबको आ गया, नोट कीजिए, जल्दी कीजिए फटाक से। चलिए मेरे देश के नौजवान, अब आप लोग जल्दी से हेडिंग कर लीजिए परागकण की संरचना। मुस्कुराते हुए जल्दी से शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से हेडिंग कर लीजिए परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना। इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अभी जो आपको परागकण बताया गया है, जो छोटा सा परागकण बना था, ऐसे बना दिए थे इस प्रकार से। ऐसे नहीं होता है परागकण, ठीक है। अब ये कैसे होता, दिखता कैसे, इसकी संरचना कैसे, अंदर बाहर से दिखेगा कैसे, तो मेरे देश के नौजवान आपका ये मास्टर पढ़ाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। परागकण की जो संरचना है बच्चों, परागकण की जो संरचना है किस प्रकार से दिखती है, कैसे होती है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। पहले सुन लीजिए इसके बारे में कुछ बातें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, जो परागकण होता है वो पुष्प के का मतलब क्या है, यानी जो पॉलन ग्रेन होगा, जो परागकण होगा,
जो परागकण होगा एक पुष्प के नर भाग को बताता है। प्रतिनिधित्व करना मतलब उसके बारे में बताना या इंडिकेट करना, बताना कि हाँ हम नर भाग हैं। यानी परागकण जो होगा वो पुष्प के नर भाग को प्रतिनिधित्व करता है या नर भाग को बताता है। अपने भाषा में लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, नर भाग को बताता है। इसके अलावा जो नॉर्मल परागकण होगा, नॉर्मल सामान्य परागकण, जो नॉर्मल परागकण होगा, पोलन ग्रेन होगा, सामान्य परागकण की जो साइज होगी, जो नॉर्मल परागकण की साइज होगी वो कितना होगा, तो होगा ये आपका हो जाएगा 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, यानी अत्यंत छोटा, बहुत छोटा होता है। कहेंगे सर जी क्या इससे भी छोटा परागकण होता है, तो ना के बराबर, संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे परागकण हैं जो जिनकी साइज इनसे भी छोटी होती है। लगभग कुछ परागकण की जो साइज होगी वो क्या होगी, इससे भी छोटी। कुछ बहुत क्रूशियल होता, बहुत कम परागकण होते हैं जिनकी साइज इनसे छोटी होती है। लगभग मान के चलिए ज्यादातर परागकणों की साइज यही होगी, लेकिन बहुत कम कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनकी साइज इनसे भी छोटी होती है, लगभग 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक कंडीशन बहुत कम बनता है, ये ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है, इस बात को इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहां भी बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपके समझने के लिए बता दिया गया कि जो परागकण होता है, कुछ परागकण का जो साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। अधिकांश परागकणों का साइज जो होगा, सामान्य नॉर्मल साइज जो होगा 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। क्या इतना बात याद रहेगा? याद रखिएगा। आइए परागकण को बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, परागकण को बनाते हैं। परागकण को बनाने से पहले देखिए एक पॉइंट और दिमाग में आ गया, मास्टर भी कभी कभी भूल जाता है। एक पॉइंट और आगे बता देते हैं। जो परागकण होता है, जो परागकण होगा, पोलन ग्रेन होगा, जो परागकण होगा, पोलन ग्रेन होगा, इसमें एक झिल्ली पाई जाएगी। एक झिल्ली मतलब वन मेम्ब्रेन, एक झिल्ली मतलब वन मेम्ब्रेन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। एक झिल्ली पाई जाती है तथा, यहां नीचे लिखते हैं, तथा 2 भित्तियां पाई जाती हैं, तथा 2 भित्तियां पाई जाती हैं। एक काम करते हैं, इसको यहां जगह छोड़ के नीचे लिख देते हैं, यहां परागकण का स्ट्रक्चर बना देंगे। यहां देखिए, परागकण जो होता है इसमें एक झिल्ली पाई जाएगी तथा 2 भित्तियां पाई जाती हैं। अब 2 भित्तियां का मतलब 2 लेयर, उसके परागकण के ऊपर 2 लेयर चढ़ा होगा। झिल्ली कितनी होगी, एक होगी, झिल्ली एक होगी, भित्ती कितनी होगी, 2। अब कहेंगे मास्टर कैसे, तो सब बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। हम एक परागकण का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चा यहां देखिएगा, देखिए एक परागकण की एक झिल्ली है, परागकण की क्या है, एक झिल्ली है। इस झिल्ली के ऊपर बच्चा, इस झिल्ली के ऊपर एक भित्ती पाई जाएगी। हालांकि अभी लिखवाया तो 2 भित्ती, इसके ऊपर फिर अगली भित्ती होगी, एक भित्ती पाई जाएगी। इस झिल्ली के ऊपर जो भित्ती पाई जाएगी, झिल्ली के ऊपर जो भित्ती पाई जाएगी, उस भित्ती को हम लोग क्या कहते हैं, उस भित्ती को हम लोग नाम देंगे, इस भित्ती को अंतःचोल कहते हैं, अंतःचोल कहेंगे, अंतःचोल, इंटाइन। ठीक है, ये आई है, 9 नहीं है, इंटाइन कहते हैं। अंतःचोल के ठीक ऊपर, अंतःचोल के ठीक ऊपर, अंतःचोल के ठीक ऊपर एक और परत पाया जाएगा, एक और लेयर पाया जाएगा, एक और भित्ती पाई जाएगी, जिस भित्ती को बाह्यचोल कहते हैं। बाह्यचोल, बाह्यचोल कहेंगे।
एक्साइन, बाह्य चोल कहेंगे, एक्साइन कहेंगे। यानी आपको यही बताया गया जो पराग कण होता है उसमें एक झिल्ली पाई जाती है, दो भित्तियां। देखो, एक नीले कलर से बना है भित्ति जिसको आप लोग इंटाइन कहेंगे, एक ऊपर बनाया है भित्ति जिसको आप एक्साइन कहेंगे। यानी दो भित्तियां पाई जाती हैं, बाह्य चोल और अंतः चोल। और यहां आप देख रहे होंगे, यहां देख पा रहे होंगे, यहां नुकीला नुकीला कुछ निकला होगा। इस स्थान को जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र, ध्यान दीजिएगा, जनन छिद्र कहते हैं। इस स्थान को जनन छिद्र कहते हैं, इंग्लिश में जर्म पोल, पोर, ठीक है, जर्म पोर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। यानी ये आपका जनन छिद्र जर्म पोर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर जी इनको का कमोह का है, पहले चित्रवत समझ लो फिर कमोह बता देंगे, अभी बताएंगे इस सबका काम क्या होता है, पहले चित्र समझ लो। तो आपको बताया गया अंदर की एक लेयर होगी, बाहर दो लेयर होगा, ये आपका झिल्ली, दो भित्तियां, भित्ति के यहां इस भाग को हम लोग जो नुकीला भाग दिखाई दे रहा है इसको जनन छिद्र कहेंगे। अंदर आते हैं, अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा, अंदर एक क्या पाया जाएगा, एक केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, ये एक केंद्रक है। सर जी टाइम वो ब्लैक वाला है, अंदर जो ब्लैक से लाइन बनाए ये झिल्ली है, ये कोई परत नहीं है, बताया तो जा रहा है एक झिल्ली। बच्चा ध्यान दीजिए, पहले आप दिमाग में कंफ्यूजन ना पालिए, ये जो ब्लैक लाइन बनाया गया है एक भित्ति नहीं है, एक झिल्ली है, एक झिल्ली, दो भित्तियां, कितनी भित्ति, दो भित्ति, एक नीले कलर से भित्ति बनाई गई है, तो नीले कलर से अंतः चोल, इंटाइन, इंटाइन अंदर, बाहर की तरफ देखो ए बनाई गई करिया कलर से, एक्साइन, समझ गए, बाह्य चोल। इसको भित्ति समझ रहे थे क्या, कितना लोग भित्ति समझ रहे थे, झिल्ली समझ रहे थे। जा रहा था कि इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा और अंदर यहां कोशिका द्रव्य भरा होगा, कोशिका द्रव्य, ये क्या हो जाएगा, केंद्रक, केंद्रक, ठीक है, क्या होगा, केंद्रक। जहां कंफ्यूजन होगा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, केंद्रक हो जाएगा। अब बात को और समझिएगा बच्चा, थोड़ा सा और समझ लीजिए जल्दी से। ये जो केंद्रक होगा, ये केंद्रक जब यहां उपस्थित हो जाएगा तो ये बड़ी सी कोशिका बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा। जब यहां केंद्रक पाया जाएगा तो ये अंदर जो करिया लाइन दिखाई दे रहा है गोला सा, ये पूरा एक कोशिका बन जाएगा। इस पूरी कोशिका को हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं, कायिक कोशिका, वहां नहीं दिया होगा, ठीक है, यहां देखिएगा, ये है कायिक कोशिका, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, कायिक कोशिका। अब जो एक कायिक कोशिका होगा इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, इसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। अब वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका के अंदर एक छोटी सी कोशिका तैरेगी, पौड़ेगी, इसके कोशिका द्रव्य में, किसके कोशिका द्रव्य में, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक छोटी सी कोशिका ऐसे तैरेगी। इस छोटी सी कोशिका को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, कहां लिखे, यहां लिख दे। इस छोटी सी कोशिका को हम लोग कहते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका, दिखाई दे रहा है बच्चा, जनन कोशिका कहते हैं, क्या कहेंगे, जनन कोशिका। इसको जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल बोलेंगे। यानी आपको बताया क्या गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा, आपको बताया क्या गया, आपको बताया ये गया कि एक अंदर से झिल्ली पाई जाएगी, उस झिल्ली के ऊपर दो भित्तियां पाई जाएंगी। अंदर की तरफ जो भित्ति होगी, देखो ये नीले कलर से बना है, अंदर की तरफ भित्ति, जो भित्ति अंदर के तरफ होगी, अंदर के तरफ, अंदर इन इंटाइन, क्या कहेंगे उसको, इंटाइन, अंतःचोल। और जो बाहर के तरफ देखो ऐसे जिलेबी की तरह बना है,
जो बाहर की तरफ लेयर होगा, बाहर की तरफ, उसे हम लोग बा से बाहर, बा से बाह्य चोल, एक्साइन। अंदर के लिए इन लगता है, बाहर के लिए एग, तो इंटाइन, एक्साइन। यानी जो ये झिल्ली पाई जा रही है, इस झिल्ली के ऊपर बच्चा दो भित्तियां, कितनी भित्तियां? दो भित्तियां पाई जाएंगी। जो पहली भित्ति होगी, अंदर से पहली भित्ति, अंदर से पहली भित्ति इंटाइन, उसके बाद जो ऊपर सबसे होगी, बाहर की तरफ होगी, बाह्य चोल, एक्साइन। इसके बाद यहां अंदर ढेर सारा कोशिका द्रव्य होगा, कोशिका द्रव्य के साथ एक केंद्रक पाया जाएगा। अब जब यहां एक केंद्रक पाया जाएगा तो एक कोशिका बन जाएगी, जिस कोशिका को कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक छोटी सी कोशिका पाई जाएगी, जनन कोशिका, जिसे जनरेटिव सेल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। और जो नुकीला नुकीला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग जनन छिद्र, जर्म और बोलेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ और चीजें समझा देते हैं। हाई वाला हिंदी मिटा दे, एक काम कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। नोट कीजिए। चलिए चलिए मेरे देश के नौजवान, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके एक एक पार्ट को समझते हैं, एक एक पार्ट को। एक एक पार्ट में सबसे पहले आपको बाह्य चोल समझाते हैं। बाहर की तरफ देखो, बाह्य चोल क्या है बच्चा? यही देखो, डॉट डॉट कर रहे हैं, यही जो काले कलर से बना हुआ है, ये है बाह्य चोल। अभी नहीं फिगरवा जो बना है उसमें भी आप डॉट डॉट कर लेंगे, नहीं, हम आपको समझाने के लिए बताना है ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना बने। ठीक है, ये जो आपका काले कलर से बनाया गया है, ऊपर ऐसे जिलेबी वाला, हालांकि वो जिलेबी नहीं कहते हैं, ठीक है ना बच्चा? देखेंगे मास्टर जिलेबी वाला परत, जिलेबी वाला परत नहीं होता, वो बाह्य चोल होता है। तो ये जो जिलेबी की तरह परत बना है, बाह्य चोल है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बाह्य चोल, बाह्य चोल क्या होता है बच्चा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो बाह्य चोल होता है, एक पराग कण की सबसे बाहरी संरचना होती है, सबसे बाहरी परत होती है, कह सकते हैं। बाह्य चोल पराग कण, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की सबसे बाहरी परत होता है, आउटर लेयर होता है, बाहरी परत होता है, बाहरी परत, ये सबसे बाहरी परत होता है। इसके अलावा जो ये बाह्य चोल होगा, जो ये बाह्य चोल होगा, ये अत्यधिक कठोर होता है। अत्यधिक कठोर मतलब बहुत मुलायम नहीं होता है, कठोर होता है, बहुत मजबूत होता है। अगर ये मजबूत नहीं रहेगा तो परागकण खराब हो जाएगा। इसलिए जब ईश्वर परागकण को बना रहे थे, बड़ा ध्यान से बनाए, कहे कि इसको बाहर वाला मजबूत बनाते, कठोर बनाते, ताकि कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। आप लोग क्लास में बात मत कीजिए, किसी भी प्रकार का बात नहीं, एकदम बिल्कुल। इसमें नाम लेंगे, घर पे वीडियो भेज देंगे, घर वाले अपना निपटिएगा घर पे। आइए, तो बताया जा रहा है कि जो बाह्य चोल होता है, ये जो बाह्य चोल होता है, क्या होता है? पोलन ग्रेन का जो सबसे बाहरी परत होता है, वो क्या होता है? एक्साइन कहते हैं, बाहरी परत को एक्साइन कहते हैं, बाह्य चोल होता है। और इसके बाद ये अत्यधिक कठोर होता है। क्यों कठोर होता? क्योंकि ये स्पोरोपोलिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है। अब कहेंगे मास्टर ऐसा क्या है स्पोरोपोलिन में? तो बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। बस अभी इतना याद रखिएगा, जो परागकण का सबसे आउटर लेयर होगा, बाहरी परत होगा, उसे हम लोग बाह्य चोल बोलेंगे। बाह्य चोल जो होता है अत्यधिक कठोर होता है, यह स्पोरोपोलिन का बना होता है। अब स्पोरोपोलिन का मतलब क्या है? आखिर ये क्या है स्पोरोपोलिन? स्पोरोपोलिन ऐसा चादर, ऐसा परत है बाबू, जिसका तोड़ आज तक नहीं मिला है। यानी कोई भी एंजाइम आज तक ऐसी नहीं पाई गई है जो स्पोरोपोलिन को तोड़ सके।
यानी ऐसा अभी तक एंजाइम खोजा ही नहीं गया है जो स्पोरोपोलिन को तोड़ सके। यही स्पोरोपोलिन होता है जो बायचोल को बहुत ही मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है। समझ गए? समझ गए ना? आते हैं अंतःचोल पे, आते कहां आते हैं? अंतःचोल पे बच्चा। अंतःचोल, अंतःचोल पे आते हैं मेरे देश के नौजवान। अंतःचोल, अंतःचोल क्या होता है? ये बाहर से दूसरी लेयर होती है, बाहर से दूसरी लेयर होती है, और याद रखिएगा बच्चा ये बहुत ही मुलायम होता है। मुलायम, या फिर कह सकते हैं दुर्बल होता है, कमजोर होता है, मुलायम होता है। एक किसका बना होता है? तो पेक्टो सेलुलोज का बना होता है, सेल्यूलोज। यानी जो आपका अंतःचोल होगा, जो अंतःचोल होगा, जो इंटाइन होगा, वो किसका बना होगा? पेक्टोसेलुलोज। किसका बना होगा? पेक्टोसेलुलोज। अब पेक्टोसेलुलोज भी दो चीजों से मिलकर बना होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। एक तो बना होता है पेक्टीन का, पेक्टीन का, दूसरा सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है, पेक्टीन का और सेलुलोज, यानी पेक्टीन प्लस सेलुलोज मिला के क्या बन जाएगा? पेक्टोसेलुलोज। पेक्टीन और सेलुलोज मिला के क्या बनेगा? पेक्टोसेलुलोज। कोई दिक्कत? यानी ये आपका हो जाएगा अंतःचोल। क्या हो जाएगा बच्चा? अंतःचोल हो जाएगा। अंतःचोल के बाद ये आपका देखो यहां पर क्या होगा? यहां पर ऐसे नुकीला भाग पाया जा रहा है जिसे हम लोग जनन छिद्र, जर्मपोर कहते हैं। जनन छिद्र ऐसे ही बता देते हैं। देखिए ये जो जनन छिद्र होता है, इसमें से एक पाइप निकलती है, इसमें से एक पाइप निकलती है, जिस पाइप को कॉपी में नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, जिस पाइप को पराग नलिका कहते हैं। यानी पराग नलिका नाम की एक पाइप निकलती है। कहां से निकलती है? तो यहीं से निकलती है। कहां से? जनन छिद्र से, जर्मपोर से एक पाइप निकलती है, जिस पाइप को पराग नलिका कहते हैं। अब कहेंगे मास्टर पराग नलिका कहां से आ गया? भाई पाइप कहां से आ गया? तो बताते हैं, ये जो आपकी कायिक कोशिका होती है, यहां देखिएगा, ये जो आपकी कायिक कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका आगे चल के एक पाइप का निर्माण करती है। ये जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका अंदर वाला देखिएगा, आगे चल के एक पाइप, एक नलिका का निर्माण करती है, नलिका का निर्माण करती है, जिस नलिका को पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका कहते हैं। बच्चा समझ में आ रहा है? जिस नलिका को पराग नलिका कहेंगे। अब देखिए एक कायिक कोशिका है, एक कायिक कोशिका है बच्चा, ये आगे चल के एक नलिका का निर्माण करेगी, जो नलिका ऐसे बाहर निकलेगी, एक नलिका का निर्माण करेगी। देखिए ये देखिए, दिख गया? तो एक नलिका का निर्माण करेगी, जिस नलिका को हम लोग क्या कहेंगे? जिस नलिका को हम लोग पराग नलिका कहेंगे। इस नलिका को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? पराग नलिका। तो ये पराग नलिका का निर्माण कौन करता है? कायिक कोशिका। पराग नलिका किस रास्ते से निकलती है? तो जनन छिद्र, जर्मपोर के रास्ते से निकलेगी। और कहेंगे सर जी जब कायिक कोशिका एक नलिका का निर्माण कर रही है, पराग नलिका का निर्माण कर रही है, तो जल्दी से सर जी बता दीजिए, बड़ा घबराहट हो रहा है कि जनन कोशिका किसका निर्माण करेगी? जब उसका साथी कायिक कोशिका कुछ बना दिया तो ई क्या बनाएगा? जनन कोशिका। तो जनन कोशिका क्या करेगी? आगे चलकर जब परागण की क्रिया होती है तो उस समय जनन कोशिका क्या करती है? दो कण का निर्माण करेगी, दो कण, ऐसे दो छोटे छोटे कणों का निर्माण करेगी, जिसे नर युग्मक कहते हैं। बच्चा यहां लिख देते हैं, कलर चेंज कर दे, क्या करियस लिखते हैं, नर युग्मक कहते हैं। यानी कह सकते हैं जो जनन कोशिका होती है, इंग्लिश में मेल गैमेट, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बच्चा? कहने का मतलब है कि ये जो आपका जनन कोशिका है, जो जनन कोशिका है, उसी पराग नलिका में क्या करेगी? दो नर युग्मक का निर्माण करेगी। लेकिन समझने वाली बात यह है, जो नर युग्मक होता है परागण के समय निर्माण होता है, जब परागण की क्रिया होगी तब, यानी पराग कणा उड़ के मादा भाग पे चल जाएगा, तब ये वाली क्रिया होगी। समझ गए? तो आपको बताया क्या गया?
बताया गया जो आपका बाह्य चोल होता है कठोर होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है, अंतःचोल मुलायम होता है, पेप्टोसेलुलोज का बना होता है, अंतःचोल के बाद ये जो आपका कोना होता है जिस बना है जनन छिद्र के रास्ते से एक पाइप निकलता है जिसे हम लोग पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका का निर्माण कायिक कोशिका करता है, ध्यान दीजिएगा, पराग नलिका का निर्माण कायिक कोशिका करता है। इसी पराग नलिका में क्या होगा, जनन कोशिका 2 युग्मकों का निर्माण करती है जिसे नर युग्मक कहते हैं। इसी में से एक नर युग्मक, ध्यान दीजिएगा, दूटू है ना, एक नर युग्मक बीज बनाएगा, एक नर युग्मक क्या बनाएगा, बीज बनाएगा, दूसरा नर युग्मक आगे चलकर फल का निर्माण करता है। समझ गए? देखिए कितना खतरनाक चीज है ना, बड़ा लंबा हो गया। यानी एक नर युग्मक आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा, दूसरा नर युग्मक क्या करेगा, फल का निर्माण। यह नर युग्मक नहीं जाएगा तो कहेंगे बंझा निकल गया, माने खराब हो गया, नहीं हुआ परागण। तो परागण क्रिया होती है, तो आगे ये चीज बताएंगे जब परागण पढ़ाएंगे। अभी आपको बस इतना समझना है, केवल अभी ये सब पार्ट आ गया, अभी नाम लिख दिए तो नाम के साथ पार्ट भी बताना जरूरी हो गया था, इसलिए आपको ये सब चीजें बता दिया गया। बोलिए मेरे देश के नौजवान, कितना लोग को यहां तक समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर दे। ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसे यहां तक समझ में ना आया हो या फिर आज का क्लास न समझ में आया, हाथ ऊपर कर दीजिए। सबको समझ में आ गया? अब ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी सुन लीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार से असमंजस है, अब हमको नहीं पता आप कहां से देख रहे हैं, अगर असमंजस होता है तो आपसे निवेदन है, आप कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा रास्ता है, वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा। एक बार में आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, जो बचा कुचा कसर बाकी रहेगा वो बाबू जब फिर से शुरू करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया आप लोग को? नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक आप लोग को अगर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा और चीज बचा हुआ है, वो है परागकण का हमारे जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में परागकण का उपयोग हमारे जीवन में भी उपयोग होता है, केवल ये बीज और फल नहीं बनाते, हमारे जीवन में भी उपयोग होता है। अभी हम बताएंगे, इसको खाया भी जाता है। अब कहेंगे कैसे, तो इसके लिए कल का क्लास इंतजार कीजिए, कल के क्लास में बताएंगे। अभी क्लास लंबा हो जाएगा, अभी आपका पूरा प्रॉपर इंग्लिश का क्लास बचा हुआ है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।